अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप में से काफ़ी लोग ये बात जानते ही होंगे कि इस साल की G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। यानी पूरी दुनिया की जितनी भी समिट्स और फोरम्स हुई दुनिया के टॉप 20 मुल्कों के बीच में, उन्हें इंडिया की तरफ से होस्ट किया गया। मेन समिट जो कि 9 और 10 सितंबर को हुई, जहां पर पूरी दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स आए, यानी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जो कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर ये G20 होता क्या है। न्यूज़ चैनल्स में B20, T20 और Y20 जिसे यूथ 20 भी कहा जाता है, इन सब के बारे में खबरें सुनने को मिलती हैं। आखिर इनका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से इस G20 की शुरुआत हुई और क्यों इस साल की मेज़बानी भारत के पास है, और इस सब के बीच में G7 का क्या रोल है, कैसे G7 से G8 बना और G8 फिर से G7 बन गया। इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको आज की इस वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। G20 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा G7 को, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। सबसे पहले आप इन बैनर्स को देखो। ये बैनर्स हैं 1973 की ऑयल क्राइसिस के और मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज के, जैसे कि यूएसए और यूरोप। ये क्राइसिस शुरू हुई जब अरब कंट्रीज ने ऑयल बेचना बंद कर दिया इन कंट्रीज को, जो कि इसराइल को सपोर्ट कर रही थी। ये वेस्टर्न कंट्रीज मिडल ईस्ट से आने वाले ऑयल पर बहुत ही ज़्यादा रिलाई करती थी और इसी वजह से इन मुल्कों में एक भारी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिला। इन्हीं सब इकोनॉमिक रिसेशंस को देखते हुए 4 मुल्क इकट्ठा हुए, यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी। और इन्हीं सब क्राइसिस से डील करने के लिए इन 4 मुल्कों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में व्हाइट हाउस में इनफॉर्मल मीटिंग्स होने लगी। इन मीटिंग्स के बाद इन्होंने 2 और मुल्क इटली और जापान को भी अपने साथ मिला लिया और उसके 3 साल बाद 1976 में इन्होंने कनाडा को भी अपने साथ मिला लिया। जब ये 7 मुल्क इकट्ठा हुए तो इस ग्रुप को बोला जाने लगा G7 नेशन, ग्रुप ऑफ 7, जो उस टाइम की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज थी। अब इसके ठीक 22 साल बाद यानी 1998 में इन 7 मुल्कों ने एक और मुल्क को इंक्लूड किया, जिसका नाम था रशिया। तो रशिया की इंक्लूजन के बाद ये ग्रुप G7 से G8 बन गया। लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया, तो इसीलिए रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया और ये ग्रुप G8 से फिर से G7 बन गया और इसी वजह से यह ग्रुप आज के दिन भी G7 है। अब G20 पर आएँ तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ही हुई थी। 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में ये फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली और ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम जैसे मुल्क भी इफेक्ट हुए। इसके अगले साल 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही वजह थी कि रशिया को G7 में इंक्लूड किया गया था। इसी सारे ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट के बाद इन मुल्कों ने ये नोटिस किया कि सारे मुल्कों की इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए इन्हें और भी मुल्कों को इनकलगेट करना पड़ेगा। तो 26 सितंबर 1999 G7 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप को बनाया जाता है। इस ग्रुप में डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड कर लेती हैं। लेकिन सवाल ये कि इस G20 में किन मुल्कों को रखा जाए और किन मुल्कों को नहीं रखा जाए। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जो G7 के मेंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद ये देखा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क कौन से हैं जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज को हैंडल कर रहे हैं। उसकी बेसिस पर इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और रशिया को इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि रीजनली सबसे बड़ी पावर्स कौन सी है, क्योंकि दुनिया के हर रीजन का कोई रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से एशिया से इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट के रीजन से सऊदी अरेबिया और टर्की, और यूरोप में G7 के मुल्कों के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसीडर कर लिया जाता है। अब ये 20 मुल्क दुनिया के टॉप 20 मुल्कों में से हैं, न सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बल्कि मिलिट्री और पॉपुलेशन वाइज भी। अगर आप इन G20 मुल्कों को मिलाकर इनका GDP देखो तो ये ग्लोबल GDP में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। 70% से ज़्यादा ट्रेड इन मुल्कों में होती है। 2/3 से ज़्यादा दुनिया की आबादी यहाँ रहती है। साल 2008 के बाद से हर साल G20 की समिट हुई है। अब इन सारी समिट्स को सीक्वेंस में चलाने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रॉइका सिस्टम का। ट्रॉइका में 3 मुल्क साथ में मिलकर काम करते हैं। करंट G20 प्रेसिडेंट, पिछले साल का G20 प्रेसिडेंट और आने वाले साल का G20 प्रेसिडेंट। पिछले साल इंडोनेशिया में हुई थी G20 समिट, इस साल इंडिया में और 2024 में ब्राज़ील में होगी। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील ट्रॉइका कंट्रीज़ हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंटशिप की। तो 2008 में समिट लेवल के ऊपर G20 की मीटिंग्स होने लगी। तो पहली मीटिंग हुई थी यूएसए में। तो तब से ये रूल चला आ रहा है कि जितने भी इसके 20 के 20 मेंबर्स हैं उनको रोटेशनल बेसिस के ऊपर इसकी प्रेसिडेंटशिप मिलेगी। सिर्फ यूएसए एक ऐसा मुल्क है जहां पर यह समिट 2 बार होस्ट करी गई है, 2008 और 2009 में। उसके पीछे ये वजह हो सकती है कि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका से ही शुरू हुई थी।
लेकिन उसके बाद से हर एक मुल्क को एक एक करके इसकी बारी मिली है। सिर्फ 2 मेंबर्स बचे हैं जहां पर G20 की कोई समिट होस्ट नहीं हुई है, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इसीलिए अगले साल की समिट ब्राज़ील में होगी और साउथ अफ्रीका में 2025 में, और उसके बाद ये ऑर्डर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा 2026 में यूएसए से। अगर ये पैटर्न ऐसा ही चलता रहा तो अगली G20 की समिट इंडिया में 2042 के अराउंड देखने को मिलेगी। अब इन 20 मुल्कों के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इन्वाइट किया जाता है G20 समिट में, जैसे कि स्पेन के पास तो परमानेंट इन्विटेशन है इन समिट्स का। इसके अलावा होस्ट कंट्रीज भी बाकी मुल्कों को इनवाइट कर सकती हैं। तो इस साल इंडिया ने 9 मुल्कों को इनवाइट किया: बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। और इसके अलावा परमानेंट गेस्ट लिस्ट में कुछ और इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, एशियन की चेयर कंट्रीज, IMF, यूनाइटेड नेशंस, WHO और WTO। इस साल के G20 में इंडिया ने वसुधैव कुटुंबकम की थीम सेट करी है और ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसी चीज़ों को भी मद्देनजर रखा है। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लेड डेवलपमेंट पर भी फोकस रखा गया है। और टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से इस G20 में अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि B20 बिजनेस ग्रुप्स की मीटिंग के लिए, C20 सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स के लिए, W20 वुमेन्स के लिए, Y20 यूथ 20 की मीटिंग्स के लिए और T20 ये क्रिकेट वाला T20 नहीं बल्कि थिंक टैंक की मीटिंग्स के लिए। मेन समिट जो कि 9 और 10 सितंबर को हुई थी, उससे पहले एक शेरपा मीटिंग भी हुई जहां पर हर एक G20 लीडर के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ने अपने मुल्क का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा। अब इन G20 मुल्कों की कुछ अपनी पॉलिसीज और कुछ लिमिट्स होती है। अब कुछ इश्यूज में सब G20 के लीडर्स एग्री कर पाएं ये बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने मेन मीटिंग को अटेंड नहीं किया और इसी रीज़न से G20 की एक टूरिज्म मीटिंग जो कि कुछ महीने पहले श्रीनगर में हुई थी, उसे चाइना और सऊदी अरेबिया ने बॉयकॉट किया था। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली में हुई मेन मीटिंग में नहीं आए थे, क्योंकि उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी है जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है। बहुत कुछ है यहाँ जानने को, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा G7 और G20 के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।